Bret the Hitman Hart, the best there is, the best there was and the best there ever will be। मेरे हिसाब से ब्रेट हार्ट WWE के सबसे पहले ग्लोबल स्टार थे। भले ही हल्क होगन एक बड़े स्टार हो, मगर यूएस के बाहर अगर कोई सबसे पहला बड़ा स्टार बना तो वो ब्रेट हार्ट थे। क्यों कहा जाता है ब्रेट हार्ट को एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, और किसने दिया था उन्हें ये नाम? क्या राज है हिटमैन के सनग्लासेस का? रॉयल रंबल और किंग ऑफ द रिंग में कौन सा स्पेशल रिकॉर्ड हार्ट के नाम है? क्या असल में ब्रेट हार्ट ने की थी एटीट्यूड एरा की शुरुआत? क्या हुआ था जब ब्रेट हार्ट ने रॉक और ट्रिपल एच को सिंगल्स मैचेस में रेसल किया था? कैसे एंड हुआ उनका करियर? और क्या आपको याद है 2010 का उनका WWE का लास्ट टाइटल विन? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। ब्रेट हार्ट का जन्म हुआ था कैलगरी कनाडा में जुलाई 2, 1957 को। उनके पिता स्टू हार्ट लेजेंडरी रेसलिंग प्रमोटर थे जो स्टैम्पीड रेसलिंग नाम से रेसलिंग प्रमोशन चलाते थे, और उनका रेसलिंग स्कूल भी लेजेंडरी है जहां कई सारे फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स ने ट्रेनिंग ली थी। फैमिली बड़ी थी, बड़े होते वक्त घर में 7 भाई और 4 बहनें थी। ब्रेट हार्ट ने 9 साल की उम्र से रेसलिंग सीखना शुरू किया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई एमेच्योर रेसलिंग टूर्नामेंट जीते, और शायद ऐसे लग रहा था कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स में रेसल कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनका रुझाव प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ हो गया। 1976 से 1984 तक ब्रेट हार्ट ने अपने पिता स्टू हार्ट के रेसलिंग प्रमोशन स्टैम्पीड रेसलिंग ज्वाइन किया। शुरुआत उन्होंने एक रेफरी के तौर पर की थी। 1978 में जब एक रेसलर लास्ट मिनट नहीं आ पाए, तब उन्होंने अपना पहला मैच रेसल किया और फिर वो रेगुलर रहे। उस जमाने में स्टैम्पीड रेसलिंग में डायनामाइट किड के साथ और न्यू जापान प्रो रेसलिंग में टाइगर मास्क के साथ उनके मैचेस यादगार रहे। अगस्त 1984 में स्टैम्पीड रेसलिंग WWE ने एक्वायर कर लिया और ब्रेट हार्ट ने विंस मैकमैन की दुनिया में कदम रखा। हार्ट ने अपना WWE डेब्यू किया अगस्त 1984 में, जहां वो डायनामाइट किड के साथ एक टैग मैच में नजर आए। 1985 में उन्होंने हिटमैन नाम ले लिया और साथ ही अपने साले जिम नाइदहार्ट और मैनेजर जिमी हार्ट के साथ हार्ट फाउंडेशन में शामिल हुए। ये एक हील स्टेबल था। ब्रेट हार्ट की टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल और फ्लॉलेस रेसलिंग देखकर उन्हें लेजेंडरी रेसलर और कमेंटेटर गोरिल्ला मॉनसून ने एक्सेलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ये नाम दिया। ये वही वक्त है जब हार्ट अपने सिग्नेचर सनग्लासेस पहनने लगे। दरअसल वो सनग्लासेस इसीलिए पहनने लगे थे क्योंकि प्रोमो कट करते वक्त उन्हें काफ़ी नर्वसनेस फील होती थी, और उसे छिपाने के लिए सनग्लासेस पहनना उन्होंने शुरू किया। रेसलमेनिया 2 पर हार्ट 20 मैन बैटल रॉयल का पार्ट रहे। फरवरी 7, 1987 पर सुपरस्टार्स ऑफ रेसलिंग शो पर हार्ट फाउंडेशन ने ब्रिटिश बुलडॉग्स को हराकर अपना पहला टैग टीम टाइटल जीता। रेसलमेनिया 3 पर हार्ट फाउंडेशन और डैनी डेविस ने टीटो सैंटाना और ब्रिटिश बुलडॉग्स को हराया। अक्टूबर 27, 1987 पर सुपरस्टार्स ऑफ रेसलिंग शो पर स्ट्राइक फोर्स से हार्ट फाउंडेशन अपने टैग टाइटल्स हार गए। ब्रेट हार्ट का पहला बड़ा सिंगल्स मैच हमें देखने मिला नवंबर 28, 1987 के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पर, जहां उन्होंने माचो मैन रैंडी सैवेज को रेसल किया, मगर ये मैच वो हार गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1988 के सबसे पहले रॉयल रंबल मैच के वो सबसे पहले एंट्रेंट थे। रेसलमेनिया 4 पर हार्ट फिर से एक बैटल रॉयल का पार्ट रहे, मगर यहाँ बैड न्यूज़ ब्राउन ने उन्हें धोखा दे दिया और वो एक फैन फेवरेट बन गए। इसी टाइम वो बच्चों को अपने सनग्लासेस पहनाने लगे, और साथ ही उन्होंने अपने लिए एक टैगलाइन चुना, द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर विल बी। ये दरअसल 1984 की एक मूवी द नेचुरल से लिया गया था। जिम नाइदहार्ट ब्रेट हार्ट के साथ आए, मगर उनके मैनेजर जिमी हार्ट पलट गए और समर स्लैम 1988 पर हार्ट फाउंडेशन के खिलाफ वो डिमोलिशन को लेके आए। रेसलमेनिया 5 पर हार्ट फाउंडेशन ने ग्रेग वैलेंटाइन और हॉन्की टॉन्क मैन की टीम को हराया। अप्रैल 1989 में उन्होंने आंद्रे द जायंट से भी रेसल किया।
फरवरी 1990 में रेसलिंग चैलेंज के एपिसोड पर उन्होंने एक उभरते हुए रेसलर शॉन माइकल्स के साथ रेसल किया जो डबल काउंट आउट रहा। रेसलमेनिया 6 पर हार्ट फाउंडेशन ने बोल्शेविक्स को बस 19 सेकंड्स में हराया। समर स्लैम 1990 पर डिमोलिशन को हराकर हार्ट फाउंडेशन सेकंड टाइम टैग चैंपियंस बने। उनका ये रेन रेसलमेनिया 7 तक रहा जहां नेस्टी बॉयज से वो टाइटल हार गए। समर स्लैम 1991 पर एक यादगार मैच में मिस्टर परफेक्ट को हराकर ब्रेट हार्ट फर्स्ट टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। सितंबर 1991 में वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतकर किंग ऑफ द रिंग भी बने। जनवरी 1992 में वो माउंटी से अपना टाइटल हार गए। रेसलमेनिया 8 पर रॉडी पाइपर को हराकर हार्ट सेकेंड टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। जुलाई 1992 में रेसलिंग चैलेंज में ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल फिर से एक बार आमने सामने आए WWE के सबसे पहले लैडर मैच में। ये एक हिडन जेम है। समर स्लैम 1992 में 80,000 फैंस के सामने लंदन के वेम्बली स्टेडियम में हार्ट अपने साले डेवी बॉय स्मिथ ब्रिटिश बुलडॉग से अपने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल को हार गए। इस मैच को आज भी कई लोग समर स्लैम के इतिहास का सबसे बेस्ट मैच मानते हैं। अक्टूबर 1992 में सुपरस्टार्स पर रिक फ्लेयर को हराकर ब्रेट हार्ट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने कमाला, बर्जर्कर और पापा शैंगो के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया। सर्वाइवर सीरीज 1992 में शॉन माइकल्स के खिलाफ और रॉयल रंबल 1993 पर रेजर रेमॉन के खिलाफ वो अपना टाइटल रिटेन करने में कामयाब रहे। रेसलमेनिया 9 पर मिस्टर फूजी के इंटरफेरेंस के बाद वो योकोजुना से अपना टाइटल हार गए। जून 1993 में वो फिर से एक बार किंग ऑफ द रिंग बने। ये WWE के इकलौते 2 टाइम किंग ऑफ द रिंग है। कहा जाता है कि 1993 में समर स्लैम का ओरिजिनल प्लान था होगन वर्सेस हार्ट, जहां होगन हार्ट से हार जाते। एक वर्जन के मुताबिक होगन हार्ट से नहीं हारना चाहते थे, इसलिए हार्ट का जेरी द किंग लॉलर के साथ फ्यूड शुरू किया गया और हमें कुछ यादगार प्रोमोज और मैचेस भी देखने मिले। नवंबर 1993 में उन्हें 2 बार योकोजुना के खिलाफ टाइटल शॉट मिला, मगर ओवन हार्ट ने इंटरफेरेंस किया और ब्रेट हार्ट डिस्क्वालिफिकेशन से ये दोनों मैचेस हार गए। इसी से शुरू हुआ 1994 का ब्रदर वर्सेस ब्रदर ब्रेट हार्ट वर्सेस ओवन हार्ट का यादगार फ्यूड। सर्वाइवर सीरीज 1993 पर ब्रेट हार्ट की टीम ने शॉन माइकल्स की टीम को हराया, मगर यहाँ ब्रेट हार्ट की टीम में ओवन इकलौते थे जो एलिमिनेट हो गए। रॉयल रंबल 1994 में जब ओवन हार्ट के साथ टैग मैच में ब्रेट हार्ट की वजह से मैच रोकना पड़ा, तब ओवन हार्ट ने भड़क कर ब्रेट हार्ट पर ही अटैक कर दिया। उसी रात ब्रेट हार्ट और लेक्स लूगर दोनों एक साथ एलिमिनेट होकर रॉयल रंबल के को-विनर बने और दोनों को रेसलमेनिया टाइटल शॉट्स मिले। रेसलमेनिया 10 पर हार्ट ने 2 मैचेस में रेसल किया। जहां वो अपने भाई ओवन हार्ट से हार गए, वही योकोजुना को हराकर वो फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने। समर स्लैम 1994 पर ओवन हार्ट के खिलाफ एक जबरदस्त स्टील केज मैच में ब्रेट हार्ट ने अपना टाइटल रिटेन किया। 1995 में रेसलमेनिया 11 पर बॉब बैकलैंड से फाइनली हार्ट अपना टाइटल हार गए। सर्वाइवर सीरीज 1995 में डीजल को हराकर हार्ट तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बने। 1996 के रॉयल रंबल पर अंडरटेकर से वो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए जब डीजल ने इंटरफेयर कर दिया। इन योर हाउस 6 पर डीजल के खिलाफ उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। मार्च 4, 1996 के रॉ पर उन्होंने एक उभरते हुए और तब तक के अनडिफीटेड रेसलर हंटर हर्स्ट हेल्मस्ली को हराया। 1996 में रेसलमेनिया 12 पर हमें चैंपियन ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स का आइकॉनिक 1 घंटे का आयरन मैन मैच फॉर द वर्ल्ड टाइटल देखने मिला। यहाँ ब्रेट हार्ट को हराकर शॉन माइकल्स वर्ल्ड चैंपियन बने। मुझे आज भी गोरिल्ला मॉनसून के वो शब्द याद है, द बॉयहुड ड्रीम हैज़ कम ट्रू फॉर शॉन माइकल्स। आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं। इसके बाद यूरोपियन टूर करके हार्ट ने कुछ महीनों के लिए रेसलिंग से ब्रेक ले लिया। कहा जाता है कि 1996 में WCW में एरिक बिशॉफ ने
ब्रेट हार्ट को 3 साल के लिए $9 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। अब इतना पैसा तो विंस मैकमैन ऑफर नहीं कर सकते थे, तो इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने हार्ट को 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, यानी एक तरह से ये लाइफ टाइम डील का ऑफर था। इसी बीच 1996 में स्टीव ऑस्टिन किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतकर अब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बन गए थे। सर्वाइवर सीरीज 1996 पर एक यादगार मैच में हार्ट ने ऑस्टिन को हराया और वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन गए। इन योर हाउस 12 पर शॉन माइकल्स के इंटरफेरेंस से वो साइको सिड से टाइटल नहीं जीत पाए। रॉयल रंबल 1997 में हार्ट ने ऑस्टिन को एलिमिनेट कर दिया था, मगर रेफरी ने यह नहीं देखा और ऑस्टिन वापस आकर रॉयल रंबल जीत गए। इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलने के लिए इन योर हाउस 13 पर फेटल 4-वे मैच रखा गया, ऑस्टिन वर्सेस हार्ट वर्सेस टेकर वर्सेस वेडर। उसी वक्त अपने इनफेमस लॉस्ट माई स्माइल स्पीच के बाद माइकल्स ने टाइटल रिलिंक्विश कर दिया, जिससे ये वर्ल्ड टाइटल मैच बन गया। ये मैच जीतकर हार्ट 4th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, मगर अगले ही दिन रॉ पर ऑस्टिन के इंटरफेरेंस से वो सिड से अपना टाइटल हार गए। रेसलमेनिया से पहले एक स्टील केज मैच में वो सिड को हराने में नाकाम रहे और हमें फर्स्ट टाइम एक वर्कड शूट प्रोमो देखने मिला, जहां हार्ट ने पहली बार विंस मैकमैन और WWE मैनेजमेंट को गालियां दी। मैकमैन को फर्स्ट टाइम WWE के ओनर के रूप में कॉल आउट किया गया। कुछ लोग एक तरह से इसे एटीट्यूड एरा की शुरुआत भी मानते हैं। रेसलमेनिया 13 पर हमें ब्रेट हार्ट और ऑस्टिन का आइकॉनिक मैच देखने मिला, जहां एक डबल टर्न के साथ ऑस्टिन हील से फेस बन गए और हार्ट फेस से हील। मार्च 31, 1996 के रॉ पर ब्रेट हार्ट ने नए नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रॉकी माइविया से रेसल किया, मगर ये मैच वो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए। इसके बाद हार्ट ने खुद उनका एंटी अमेरिकन गिमिक सजेस्ट किया, जिससे वो कनाडा और यूरोप में फेस बने रहते और यूएस में टॉप हील। यहाँ 80s के बाद फर्स्ट टाइम हार्ट एक हील बने और ये एक इंटरेस्टिंग रिफ्रेशिंग एंगल था। इस हार्ट फाउंडेशन में थे ओवन हार्ट, ब्रिटिश बुलडॉग, ब्रायन पिलमैन और जिम नाइदहार्ट। इन योर हाउस 16 पर हार्ट फाउंडेशन ने ऑस्टिन के टीम को हराया। जून 21, 1997 के रॉ के एपिसोड पर हार्ट फाउंडेशन ने ड्यूड लव, ऑस्टिन और अंडरटेकर की टीम को फ्लैग मैच में हरा दिया। समर स्लैम 1997 में गेस्ट रेफरी शॉन माइकल्स के चेयर शॉट से अंडरटेकर को हराकर ब्रेट हार्ट फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने। सितंबर 1997 में मैकमैन ने हार्ट से कहा कि WWE की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और वो हार्ट का 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभा सकते। अच्छा ये होगा कि हार्ट WCW से बात चलाए और WCW चले जाए। 1 नवंबर 1997 को बिशॉफ ने हार्ट को ऐसा ऑफर दिया जो वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर भी हार्ट ने विंस को कॉल किया और कहा कि मैं WWE नहीं छोड़ना चाहता, मैं पैसे भी बढ़ा के नहीं मांग रहा, मगर मुझे बताओ कि मेरी क्रिएटिव डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ मैकमैन ने फिर से पलटते हुए कहा कि हार्ट को WCW की ऑफर ले लेनी चाहिए। इस बैकग्राउंड के साथ सर्वाइवर सीरीज 1997 पर ब्रेट हार्ट वर्सेस माइकल्स का टाइटल मैच सेट हुआ। ब्रेट हार्ट ने कहा कि अगले दिन रॉ पर वो मैकमैन को अपना बेल्ट सौंप देंगे और वो उनका WWE का आखिरी दिन होगा। बस एक प्रॉब्लम था कि ब्रेट हार्ट का WWE कॉन्ट्रैक्ट सर्वाइवर सीरीज की रात को ख़त्म हो रहा था। कुछ इस तरह एक बार मिस्टर मैकमैन अपने हाथ जला चुके थे, जहां विमेंस चैंपियन अलुंड्रा ब्लेज ने WWE का टाइटल बेल्ट चाक के WCW टीवी पर कचरे के डिब्बे में डाल दिया था। क्या होगा अगर ब्रेट हार्ट अपने वर्ल्ड टाइटल के साथ उन्हें धोखा देकर अगले दिन रॉ की जगह WCW निट्रो पहुंच जाए। सर्वाइवर सीरीज 1997 का माइकल्स वर्सेस हार्ट मैच अच्छा चल रहा था, दोनों पूरी तरह से प्रोफेशनल थे और वो पॉइंट आ गया जहां माइकल्स ने हार्ट पर शार्प शूटर लगाया। हार्ट ने मूव रिवर्स किया, मगर रिवर्स होने से पहले ही रेफरी अर्ल हेबनर ने टाइम कीपर से कहा रिंग द बेल और लिटरली वहां से भाग गए। माइकल्स का म्यूजिक चलने लगा और वो भी पहले नीचे उतर के बेल्ट लेके ट्रिपल एच के साथ वहां से इमीडिएटली निकल गए।
मिकमैन अब भी रिंग के पास खड़े थे। ब्रेट हार्ट हैरान थे। आज भी मुझे वो पल याद है जहां ब्रेट हार्ट ने डिस्गस्ट में मिकमैन पर थूका और अनाउंसर टेबल पर रखे टेलीविजन मॉनिटर वो तोड़ने लगे। दिसंबर 15, 1997 के नाइट्रो पर हार्ट ने डेब्यू किया। स्टारकेड पेपर व्यू पर बिशॉप वर्सेस लैरी ज़ैबिस्को मैच में वो अपने स्पेशल गेस्ट रेफरी के रोल में रहे और साथ ही स्टिंग वर्सेस होगन टाइटल मैच में भी वो इन्वॉल्व थे। दरअसल WCW हार्ट के 60 डेज नॉन कम्पीट क्लॉज के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था और इसीलिए हार्ट रेसल भी नहीं कर पा रहे थे। WCW में हार्ट का पहला फ्यूड रहा रिक फ्लेयर के साथ। जनवरी 1998 में सोल्ड आउट पर उन्होंने रिक फ्लेयर को हराया। इसके बाद हार्ट NWO के खिलाफ WCW के साथ खड़े रहे, मगर अप्रैल 1998 में उन्होंने होगन और रैंडी सैवेज की मदद की और हील बन गए। बैश एट द बीच 1998 पर वर्ल्ड चैंपियन बुकर टी को उन्होंने रेसल किया, मगर ये मैच वो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए। जुलाई 20, 1998 के नाइट्रो पर DDP को हराकर वो यूनाइटेड स्टेट्स हैवीवेट चैंपियन बने। अगस्त 10, 1998 के नाइट्रो पर वो लूगर से अपना टाइटल हार गए, मगर अगले ही दिन थंडर पेपर व्यू पर वो फिर से ये टाइटल जीत गए। इसके बाद हार्ट और स्टिंग का फ्यूड शुरू हुआ। हैलोवीन हैवक 1998 पर हार्ट ने स्टिंग के खिलाफ अपना US टाइटल रिटेन किया। अक्टूबर 26, 1998 के नाइट्रो पर हार्ट DDP से अपना US टाइटल हार गए। नवंबर 30, 1998 के नाइट्रो पर जायंट की मदद से हार्ट DDP से फिर से ये टाइटल जीत गए। टू मेनी टाइटल चेंजेस। फरवरी 8, 1999 पर वो रॉडी पाइपर से अपना टाइटल हार गए। अप्रैल 1999 में ग्रॉइन इंजरी से रिकवर होने के लिए उन्होंने ब्रेक लिया, मगर मई 1999 में ओवन हार्ट के ट्रैजिक मौत के बाद उन्होंने अपना ब्रेक और 4 महीनों से बढ़ाया। मेहम 1999 पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीतकर हार्ट फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने। दिसंबर 7, 1999 के नाइट्रो पर हार्ट और गोल्डबर्ग क्रिएटिव कंट्रोल को हराकर टैग चैंपियंस बने। दिसंबर 13, 1999 के नाइट्रो के एपिसोड पर आउटसाइडर्स से वो अपने टैग टाइटल्स हार गए। स्टारकेड 1999 पर गोल्डबर्ग के खिलाफ हार्ट ने अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड किया, जहां अनफॉर्चुनेटली गोल्डबर्ग के किक से उन्हें कंकशन हो गया और आगे जाके यही मैच उनके स्ट्रोक्स का और करियर खत्म होने का कारण बना। दिसंबर 20, 1999 के नाइट्रो पर हार्ट ने पहले तो अपना टाइटल विकेट किया, मगर फिर से एक बार हील बनकर आउटसाइड इंटरफेरेंस से गोल्डबर्ग को हराकर वो वर्ल्ड चैंपियन बने। जनवरी 10, 2000 के नाइट्रो पर अपने आखिरी मैच में नैश के खिलाफ उन्होंने अपना टाइटल रिटेन किया। उसी महीने अपनी इंजरीज के चलते हार्ट को अपना टाइटल विकेट करना पड़ा। सितंबर 6, 2000 पर थंडर के एपिसोड पर हमें हार्ट आखिरी बार WCW में देखने मिले, जहां उन्होंने अपनी इंजरीज के लिए गोल्डबर्ग पर एक वर्कड शूट प्रोमो कट कर दिया। अक्टूबर 20, 2000 पर फेडेक्स से एक खत भेजकर WCW ने हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया और उसके 6 दिनों बाद हार्ट ने प्रोफेशनल रेसलिंग से अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दी। मेरे हिसाब से WCW ने ब्रेट हार्ट का ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। वो मिड कार्ड फ्यूड्स में ही रहे। 2 जून 2002 में साइकिल चलाते वक्त हार्ट सर पर गिर गए, जिससे उनकी लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गई। कई सालों की थेरेपी के बाद वो इससे ठीक हुए। 2006 में विंस और ब्रेट ने अपने गिले शिकवे दूर किए और ब्रेट हार्ट को WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। इसके बाद 2010 में एक यादगार मोमेंट में हमें ब्रेट हार्ट और शॉन माइकल्स अपने गिले शिकवे दूर करते नजर आए। इसके बाद हमें विंस मैकमैन के साथ उनका इनफेमस रेसलमेनिया मैच देखने मिला और बाद में बीच बीच में वो WWE में अपीयरेंसेस देते रहे। वैसे ये काफ़ी लोग भूल गए हैं, मगर 2010 में मिज को हराकर वो US चैंपियन भी बने थे, मगर उन्होंने अगले हफ्ते ही टाइटल विकेट कर दिया था। जो भी हो, सोचिए क्या होता अगर ब्रेट हार्ट WWE नहीं छोड़ते। ना वो गोल्डबर्ग की किक से इंजर होते, ना उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ता। हमें शॉन माइकल्स और अंडरटेकर के साथ उनके कुछ और ज़बरदस्त मैचेस देखने मिलते और शायद कर्ट एंगल के साथ ड्रीम मैच के बाद रेसलमेनिया 18 या रेसलमेनिया 19 पर वो रिटायर होते।
मेरा ये मानना है कि 80s में मैकमैन और होगन ने रेसलिंग को बड़ा बनाया, मगर उसे इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर बनाया तो वो ब्रेट हार्ट ने। स्पेशली अर्ली 90s में इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक अलग ही क्रेज़ था। मेरे हिसाब से इंडिया में, और मैं तो कहूँगा कि एशिया पैसिफिक मिडल ईस्ट में WWE को अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया तो वो ब्रेट द हिटमैन हार्ट ने किया है। तो ये थी कहानी एक्सेलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ब्रेट द हिटमैन हार्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज़।